लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉज, दो लॉज दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane, means incident ray, refracted ray and normal जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम खींचते हैं, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे रिफ्रैक्शन में हमने देखा था, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है, मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से खींचा गया, ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो ये रिफ्रैक्शन का फर्स्ट रूल हो गया। फिर है सेकंड रूल ऑफ या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? नॉर्मल से इंसिडेंट के बीच का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये इन दोनों का साइन है, उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। ये लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एंड इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और वो किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इस लॉ को क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन वैल्यू है, उसका रेशियो है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं कि इनका रेशियो कांस्टेंट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू भी कहते हैं, इसको इससे डिनोट करते हैं म्यू। तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, और वो होता है कांस्टेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड। और इसको और किस नाम से जानते हैं हम? कि ये मीडियम सेकेंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, कि मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में मीडियम सेकेंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ये साइन आई अपॉन साइन आर। तो हम मीडियम सेकेंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में तो कैसे लिखेंगे? म्यू 2 1 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू 2 1 का मीनिंग यहाँ पे है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है क्या होती है? साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू ए मीडियम, जब लाइट वैक्यूम से या एयर से मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है? देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? जब एयर से मीडियम में लाइट रेज ट्रेवल करती हैं, तो ये जो मीडियम है, यहाँ एयर से लाइट रेज मीडियम में ट्रेवल करेंगी,
तो मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, ठीक है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इट इज़ डिनोटेड बाई एन, और इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ कि जब लाइट रेज एयर से या वैक्यूम से किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो उस मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में, तो इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। यानी कि मीडियम सेकंड का मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। या हम दूसरी शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर की टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, की स्पीड लाइट की एयर या वैक्यूम में स्पीड और लाइट की मीडियम में स्पीड का रेशियो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू का मीनिंग है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हमने स्मॉल वी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, स्मॉल सी अपॉन स्मॉल वी, और स्मॉल वी इज इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू लिख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ कि किसी भी लाइट की एयर या वैक्यूम में स्पीड और लाइट की मीडियम में स्पीड का रेशियो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रेशियो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पे सी है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, तो फर्स्ट मीडियम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, वो होगा μ1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन V1। तो ये फर्स्ट मीडियम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब सेकंड मीडियम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो उसमें 2 लगा देंगे, μ2 इज इक्वल्स टू सी अपॉन V2। और अब हम सेकंड मीडियम की फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में यदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, μ21 मीन्स सेकंड मीडियम की फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं। तो μ21 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सेकंड मीडियम का नीचे लिखेंगे तो C अपॉन V2, फर्स्ट का ऊपर लिखेंगे तो C अपॉन V1, ये वैल्यू लिख दिया। अब ये μ21 इज इक्वल्स टू C अपॉन V1 इंटू V2 अपॉन C, ऐसे C से C कैंसिल आउट तो V2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो μ21 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप की थी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी वो सेकंड मीडियम की फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में थी, जब वैक्यूम या एयर से किसी मीडियम में लाइट रेज आ रही थी तब। अब है कि लेट ए लाइट रेज गोज फ्रॉम मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकंड, कि मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में जब यदि कोई लाइट रेज आ रही है, पहले वैक्यूम या एयर से मीडियम फर्स्ट में आ रही थी और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव रेज में हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेंगे, और
लाइट रेज इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि एयर से ग्लास में आ रही है तो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या हम कह सकते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आ रही है तो सेकंड मीडियम की फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो देखिए दो मीडियम्स के बीच में μ21 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो μ21 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 ये होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन नेचर, डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड कलर या और वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन पे डिपेंड करती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। नेचर पे, मीडियम की नेचर क्या है, मीडियम की डेंसिटी क्या है और उसका कलर या उसका वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ क्या है, इस पे डिपेंड करती है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर वॉयलेट कलर एंड लोवेस्ट फॉर रेड कलर लाइट, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वॉयलेट कलर के लिए हाईएस्ट होती है और रेड कलर के लिए वो लोवेस्ट होती है। तो वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होती है और रेड कलर के लिए लोवेस्ट होती है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वेरियस मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स हैं उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग आती है। तो हम कुछ मटेरियल लिए हैं यहाँ पे। वैक्यूम में, वैक्यूम यदि कोई मीडियम वैक्यूम माने हम तो वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडिसेस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी 1, और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, वाटर के लिए 1.33, केरोसिन के लिए 1.44, ग्लास के लिए 1.50, ग्लिसरीन के लिए 1.47 और टर्पेंटाइन ऑयल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, यानी कि ग्लिसरीन और टर्पेंटाइन ऑयल के लिए सेम होती है। और कार्बन डाइसल्फाइड के लिए 1.64 और डायमंड के लिए 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। रिफ्रैक्शन जैसे हम जनरल एग्जाम्पल्स देखें तो डेली लाइफ में हमें किसी पानी से भरे गिलास में पेंसिल को यदि डुबाएं तो जितना पार्ट पेंसिल का सबमर्ज्ड है पानी में, वाटर में जितना पार्ट पेंसिल का सबमर्ज्ड है वो मुड़ा हुआ दिखाई देगा, या किसी स्ट्रो को पानी में डुबाएं तो वो स्ट्रो मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद पानी में जो यदि कोई कॉइन डालें तो वो कॉइन उठा हुआ अपने ग्लास के पेंदे से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी एक रिफ्रैक्शन का ही रीज़न है। तो इनके अलावा भी जो मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं रिफ्रैक्शन के, उनमें फर्स्ट है कि द विजिबिलिटी ऑफ द सन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, कि सनराइज के पहले और सनसेट के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। सुबह सूरज उगने से पहले हमें सूरज दिखाई देता है थोड़ा, और शाम को सनसेट होने के बाद भी हमें सूरज कुछ समय के लिए दिखाई देता है हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर। हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्षितिज लाइन होती है अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच जो लाइन होती है उसको हॉरिजॉन लाइन कहते हैं। ठीक है, तो जब सनराइज होता है तो वो इस हॉरिजॉन लाइन से नीचे होता है और उसकी जो लाइट रेज ऊपर निकलती हैं, ठीक है, तो वो हमें पहले ही राइज होने से पहले ही कुछ ऊपर दिखाई देने लग जाता है। और जब सनसेट होता है तो उस टाइम
सूरज सनसेट हॉरिजन से नीचे जा चुका होता है, लेकिन हमें ऊपर दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि अभी सूरज हॉरिजन से नीचे नहीं गया है, अभी सूरज सनसेट नहीं हुआ है, ऊपर ही है। तो हमें सनसेट के टाइम सूर्य दिखाई देता है और सनराइज से पहले भी दिखाई देता है। तो ये किस कारण से होता है? ये होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो देखिए, तो विजिबिलिटी ऑफ द सन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, ये है एग्जाम्पल रिफ्रैक्शन के। तो देखते हैं कि कैसे ये क्या फिनोमिना होती है। वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज़ ज्योमेट्रिकली जस्ट बिलो द होरिजन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, कि हम सूर्य को देख सकते हैं यदि वो ज्योमेट्रिकली हॉरिजन के जस्ट नीचे होता है, तो भी हम किस टाइम होता है हॉरिजन के जस्ट नीचे? सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे। सनराइज़ के टाइम पर हॉरिजन के वो जस्ट नीचे होता है, भाई पूरी तरह से हॉरिजन के ऊपर नहीं आया है, अभी सूरज उगा नहीं है, उससे जस्ट पहले हॉरिजन के नीचे होगा। और सनसेट के जस्ट बाद में हॉरिजन के नीचे होगा, भाई सूरज सनसेट हो गया है और तो वो हॉरिजन के जस्ट नीचे चला जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में ज्योमेट्रिकली वो हॉरिजन के नीचे है, बट हमें वो ऊपर दिखाई देता है, हम उसको देख सकते हैं। हॉरिजन के नीचे होने के बावजूद भी हम सूरज को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? इसका क्या रीज़न है? द रीज़न इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका रीज़न क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कि सनलाइट का एयर की डिफरेंट लेयर्स के से रिफ्रैक्शन होना। इसका रीज़न है कि एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनसे सनलाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। उस वजह से हमें सनसेट और सनराइज़ के टाइम सूर्य वो हॉरिजन लाइन से ऊपर दिखाई देता है। सनलाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है एटमॉस्फेयर की वेरियस लेयर्स से। We know that as we go up the atmosphere, the air density reduces. हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थ से ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी रिड्यूस होती जाती है, एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। Thus, rays from sun encounter progressively increasing air density while it enters Earth's atmosphere and travel towards Earth's surface. अब जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर गए तो एयर की डेंसिटी रिड्यूस होती गई, एयर की डेंसिटी कम होती गई। लेकिन जब सन की रेज या सनलाइट है वो ऊपर से सारी लेयर्स को एनकाउंटर करती हुई नीचे की तरफ अर्थ की तरफ आती है, तो उसके लिए उन सनलाइट्स के लिए क्या होगा? एयर की डेंसिटी ऊपर कम है, जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आएंगी तो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, भाई एयर की डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो वो एयर की डेंसिटी से लगातार एनकाउंटर करते हुए पृथ्वी की तरफ अर्थ की ओर बढ़ते हैं, अर्थ की तरफ प्रोग्रेसिव होते हैं, कि सनलाइट है वो लगातार एयर की जो डेंसिटी है उससे एनकाउंटर करती हुई, उसको भेदती हुई लगातार अर्थ की ओर आती है। मीन्स वो जो रिड्यूस एयर डेंसिटी है उससे इंक्रीजिंग एयर डेंसिटी में आ रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही हैं। तो क्या होगा?
नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएंगी। तो देखिए, एंड ट्रेवल टुवार्ड्स अर्थ सरफेस, और अर्थ की सरफेस की ओर आती हैं, और दिस प्रोड्यूसेस डेविएशन ऑफ लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ डिफरेंट मीडियम ऑफ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो अब क्या होगा कि अब ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएंगी। देखिए, हमने पहले भी देखा था कि यदि रेयरर मीडियम से या जहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है या रिड्यूस है, वहाँ से हम जहाँ डेंसिटी ऑफ एयर या जो भी मीडियम है, यहाँ एयर है इसलिए डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज मीन्स डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम आएंगे, या जहाँ एयर की डेंसिटी रिड्यूस है वहाँ से जहाँ एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है उस मीडियम की तरफ आएंगे। तो क्या होगा, जो लाइट रेज हैं वो नॉर्मल के टुवार्ड्स हो जाएंगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएंगी। उनका रिफ्रैक्शन नॉर्मल जो लाइन है उनसे दूर ना होकर के नॉर्मल लाइन के पास होगा। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है कि जो लाइट रेज है उसका डेविएशन किधर हो जाएगा, नॉर्मल की साइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हेन द सन इज एक्चुअली बिलो द होरिजन वी आर एबल टू सी द इमेज ऑफ सन जस्ट बिफोर द सनराइज एंड सन आफ्टर द सनसेट। ठीक है, तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ हो जाएगा डेविएशन लाइट रेज का, और इसी कारण से हमें जो सूर्य है वो ओरिजिन के नीचे होते हुए भी ऊपर दिखाई देता है। कौन कौन सी कंडीशन में? सूरज के उगने से पहले और सनसेट के होने के बाद तक। इस वजह से हमें लाइट की रेज के इस रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो होरिजन से सन है वो ऊपर दिखाई देता है। क्या होता है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी रिड्यूस होती जाती है, और एटमॉस्फेयर में ऊपर से हम नीचे अर्थ की साइड आते हैं तो एयर की डेंसिटी है वो लगातार है वो इंक्रीज होती जाती है। अब लाइट रेज के साथ, सनलाइट के साथ क्या होता है, जब सन से लाइट रेज एटमॉस्फेयर को एनकाउंटर करती हुई लगातार इंक्रीजिंग डेंसिटी वाले लेयर्स में आती जाती हैं, या हम कहें कि एटमॉस्फेयर से अर्थ की ओर आती हैं, तो उनमें क्या होता है, उन लाइट रेज में डेविएशन होता है, और वो डेविएशन किस साइड होता है, वो नॉर्मल के टुवार्ड्स होता है। क्यों? क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रेज आ रही हैं, रिड्यूस डेंसिटी से इंक्रीजिंग डेंसिटी वाले मीडियम में आ रही हैं, और रिड्यूस से इंक्रीजिंग डेंसिटी वाले मीडियम में आएंगी तो लाइट रेज हैं वो नॉर्मल के टुवार्ड्स हो जाएंगी। लाइट रेज का रिफ्रैक्शन है वो नॉर्मल के टुवार्ड्स होगा, यानी कि नॉर्मल के पास, नॉर्मल की साइड होगा, नॉर्मल के पास होगा। और इस टाइप की रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें सूरज है वो होरिजन से नीचे होते हुए भी ऊपर दिखाई देता है। उन रेज का रिफ्रैक्शन नॉर्मल की साइड होता है तो सूरज होरिजन के नीचे होता है, लेकिन उसकी जो रिफ्रैक्टिव रेज हैं उनकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि सूरज है वो होरिजन के नीचे नहीं बट ऊपर है। तो ये सन की है वो एक्चुअल पोजीशन होती है, और ये अपना होरिजन है ही। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा रहता है,
ये अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर लेयर है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। अब वो यहाँ सुबह सनराइज़ के टाइम सूरज को देखेगा, यहाँ से ये होरिजन पे इस एंगल से इधर से देखेगा। एक्चुअल पोजीशन सन की होरिजन से नीचे है, बट रिफ्रैक्शन की वजह से और लाइट रेज नॉर्मल के टुवार्ड्स होने की वजह से सूरज की वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगी, मतलब होरिजन के ऊपर बनेगी। तो हमें सूरज थोड़ा उगने से पहले ही दिखाई देंगी उसकी रेज, और ऐसा लगेगा कि सूरज उग चुका है। ऐसा ही सनसेट के टाइम होता है। सनसेट के टाइम सूरज है वो होरिजन से नीचे जा चुका होता है, यहाँ पे उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है। बट यहाँ से जब ऑब्जर्वर देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि सूरज होरिजन के ऊपर है, यहाँ पे उसकी वर्चुअल पोजीशन बनती है सूर्य की। वो भी इसी वजह से बनती है कि एटमॉस्फेयर लेयर में सन की जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है और वो नॉर्मल के टुवार्ड्स हो जाती है, और उस वजह से वर्चुअल इमेज यहाँ ना बन के, मतलब एक्चुअल इमेज से उसकी रेज के रिफ्रैक्शन की वजह से होरिजन से ऊपर बनती है। और हमें सनराइज और सनसेट के टाइम सूर्य वो होरिजन से ऊपर दिखाई देता है।